एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने ततारा वामिलों की कथा का पाठ परिचय और लेखक के परिचय को हमने संक्षिप्त में जान लिया था। अब आज हम ततारा वामिलों की कथा का अध्ययन करेंगे और थोड़ा विस्तार से ही करेंगे। पूरी कहानी को हम बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ततारा वामिलों की जो कथा लीलाधर मंडलोई ने लिखी है वह एक अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह जो है उसको लेकर उन्होंने लिखी है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है जो जिसका नाम क्या है, लिटिल अंडमान। यह पोर्ट विलियर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके बाद ही यानी कि जहां पर लिटिल अंडमान की सीमा समाप्त होती है, इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है जो निकोबारियों के लिए आदिम संस्कृति का एक केंद्र है। अब निकोबार कौन है? निकोबार एक जनजाति है, निकोबारियों के लिए आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है वह है कार निकोबार, और जो लिटिल अंडमान से कुछ यानी कि 92 किलोमीटर दूर है, यानी कि 92 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का ऐसा विश्वास है कि प्राचीन काल में यह दो द्वीप एक ही थे। दोनों द्वीप क्या थे? एक ही थे। कौन कौन से? एक तो लिटिल अंडमान और दूसरा आपका कार निकोबार। तो दोनों द्वीप पहले क्या थे? एक ही थे। अब ये अलग अलग कैसे हुए, इसके बारे में ही लीलाधर मंडलोई ने इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो आज भी वहां पर प्रचलित है, और उसी को लेकर के जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन भी लेखक ने यहाँ पर किया है। तो ये दोनों भागों में अलग अलग का विभक्त हुए हैं। इस लोक कथा का वर्णन आज हम पढ़ेंगे जो आज भी उस कहानी को आज भी दोहराया जाता है। सदियों पूर्व यानी कि बहुत समय से पहले ही जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था और पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद स्नेह करते थे, बेहद प्रेम करते थे। ततारा बहुत ही एक नेक और मददगार व्यक्ति था। दूसरों की सहायता करने के लिए वह तत्पर रहता था, सहानुभूति हृदय वाला था। सदैव हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए वह तैयार ही रहता था। वह दूसरों की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस व्यक्तित्व से सारे लोग बहुत ही चर्चित है, यानी कि उसका जो ये व्यक्तित्व था पूरे गांव में चर्चित था, और उसके गुणों के कारण ही पूरे जो द्वीप के लोग हैं वह उसे जानते थे और पहचानते थे। सभी उसका आदर सम्मान करते थे। किस कारण? क्योंकि उसे मानविक गुणों के कारण, उसके जितने भी मानविक गुण थे यानी कि दूसरों से प्रेम करना, सहानुभूति रखना, दूसरों का सम्मान करना, समय समय पर दूसरों की सहायता करना, मुसीबत के समय जैसे ही लोग उसे बुलाते थे वह तुरंत उस समय जाकर उस मुसीबत का निदान करता था। तो इसलिए वह लोगों के बीच में क्या हो गया था? चर्चित हो गया था। अब जब भी वक्त किसी भी समय पर मुसीबत में उसे स्मरण करते थे तो वह तुरंत भागा भागा वहां पहुंच जाता था। इसलिए दूसरे गांव में भी पर्व और त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक कथा ही साथ में उसकी आत्मीय स्वभाव की वजह से ही लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उसका जो व्यक्तित्व था बहुत आकर्षक, और उसके व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छी चमक थी, और कहने का मतलब है कि उसका जो वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे गुण उसके अंदर विद्यमान थे। इसलिए लोग ऐसा सोचते थे कि हम इसके आसपास ही रहें। किसके आसपास? ततारा के आसपास। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में हमेशा एक तलवार बांधे रखता था, और उस तलवार की विशेषता थी कि वह लकड़ी की थी। हमेशा उसे अपने कमर में बांधे रहता था, और लोगों का ऐसा मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति मौजूद थी, यानी उसके अंदर एक अद्भुत चमत्कार मौजूद था, ऐसा वहां के लोगों का मानना था। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से विलग नहीं करता था, यानी अपने आप से कभी वह अलग नहीं होने देता था।
उसका दूसरों के सामने कभी भी वह उपयोग भी नहीं करता था। उसका दूसरों के सामने कभी उपयोग नहीं करता था क्योंकि उसमें दैवीय शक्ति मौजूद थी और उसके चर्चित कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। यानी कि लोगों के सामने उपयोग न करने के बाद भी उसके अंदर जो आकर्षक व्यक्तित्व था, उसके जो कारनामे थे, उनको सुन सुनकर लोगों के अंदर विश्वास हो गया था कि इस तलवार के अंदर अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा की जो तलवार है वह एक विलक्षण रहस्य है, यानी उस राज को कोई भी नहीं जानता था। अब एक शाम क्या होता है कि जब दिन भर से वह अथक परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा था, उस समय सूरज समुद्र से लगे क्षितिज के तले डूबने को था। समुद्र में ठंडी ठंडी बयार आ रही थी, यानी कि पानी के आसपास से यदि हवा बहेगी तो बिल्कुल वहां का वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा। तो पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे भी धीरे धीरे शनै शनै क्षीण होने लगी थी, यानी कि धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लग गई थी। उसका मन बिल्कुल शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्र बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा था। जो संध्याकालीन समय था उसका बहुत आकर्षक रूप में ततारा वहां बैठा बैठा शांत मन से देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहुत बहता हुआ जैसे पानी का स्वर कलकल बह रहा था और उसमें बहुत मधुर आवाज उसे सुनाई दे रही थी जो किसी तरफ से आ रही थी। जैसे जैसे वह गीत सुन रहा था वैसे वैसे उसकी तरफ ऐसा लग रहा था कि वह गीत उसे आकर्षित कर रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत भी उसे सुनाई दे रहा था। गायक इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध वहीं पर खोने लगा। कौन? ततारा। वो गायन सुनने लगा और उस गीत की इतनी सुंदर आवाज थी, इतने सुंदर बोल थे कि उसकी आवाज के अंदर ही वह खोने लग गया था और लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी तंद्रा भंग हो गई। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। यानी जैसे ही उसे ततारा को होश आया तो उसे लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए, मुझे जाकर सुनना चाहिए कि इतना सुंदर कंठ किसका है और इतने सुंदर गीत कौन गा रहा है। तो जिधर से आवाज आ रही थी उसी स्वर को सुनते सुनते ततारा परेशान होकर के, बेचैन होकर के उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया और अंततः उसकी जो नजर थी वह एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर एक टक समुद्र की लहर में डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए अपना मनमोहक और आकर्षक गीत गा रही थी। और जो गीत वह युवती गा रही थी वह एक श्रृंगार का गीत था और सुंदर आवाज होने के कारण और सुरीली आवाज होने के कारण ततारा उस स्थान पर उस आवाज को सुनते सुनते वहां पहुंच जाता है और बहुत ही शांत मन से वहां खड़ा खड़ा वह उसे सुनने लगता है। तो उसे ज्ञात ही ना हो सका कि जब वह युवती जो सुंदर गीत गा रही थी तो उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति उसे बिल्कुल शांत भाव से देखे जा रहा हो, वो अपनी धुन में गाए जा रही थी। अचानक क्या होता है कि समुद्र में से लहर उठती है और युवती भीग जाती है और भीगते ही वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल जाती है। अब भूल जाने के बाद इसके बाद वह सामान्य होने से पहले ही उसके अपने कानों में गूंजती हुई गंभीर आवाज आने लगती है और जैसे ही वह गाना बंद करती है तो ततारा को जब सुनाई नहीं देता है गाना तो वह एक आवाज में बोलता है कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। ततारा ने विनम्रता से इस बात को कहा, यानी कि ततारा उस युवती का गाना जैसे ही बंद हुआ वैसे ही ततारा ने प्रश्न सामने छोड़ दिया क्योंकि ततारा बहुत मौन, निशब्द और शांत होकर उस गाने को सुन रहा था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती भी क्या हुई, विस्मित हो गई।
कि उसके भीतर किसी कोमल भाव का संचार हुआ, किंतु अपने आप को वह संभालने लगी और उसने बेरुखी के साथ ततारा को जवाब दिया। उसने प्रत्युत्तर में क्या कहा? ततारा ने तो पूछा कि तुमने गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, लेकिन उस युवती ने उसे जवाब दिया कि तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस तरह असंगत प्रश्न करने का तुम्हारा कारण क्या है? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? इस तरह से वह युवती उससे प्रश्न करने लगी, क्योंकि उसका कहना था कि तुम मुझे अपने गांव के नहीं लगते हो, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। अपने गांव के अलावा किसी और के गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं कोई बाधित नहीं हूँ। ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे गांव की यही परंपरा है। ततारा मानो अपनी सुध-बुध खोए हुए था, यानी कि ततारा को अब भी होश नहीं आ रहा था। वो उसके सुरीले कंठ में और उसके आकर्षक रूप में अपनी सुध-बुध को खो बैठा था और जवाब देने के स्थान पर जितना भी उस युवती ने ततारा से प्रश्न करे थे, तो उन सब प्रश्नों का उत्तर देने के स्थान पर ततारा वापस एक ही प्रश्न दोहराया जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम गाओ, अपने गीत को पूरा करो, तुम बहुत अच्छा गाती हो और सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, इसलिए तुम गाओ। तो उस युवती के प्रश्न का ततारा ने ये जवाब दिया, क्योंकि ततारा ने उस युवती के प्रश्नों को सुना ही नहीं था, वह अन्य मनस्क हो रहा था। तो वह युवती वापस ततारा से बोलती है कि तुम जो जवाब दे रहे हो वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ कि तुम कौन हो और नपाते गांव में तुम्हें मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपना परिचय दो। ततारा मानो सम्मोहित था, यानी कि ततारा मोह जाल में उलझ गया था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, वो अपनी सुध-बुध पूरी गवा चुका था। उसने वापस वही प्रश्न किया, यानी कि वापस वही विनय की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम गाना गाओ ना। अब वह जो युवती थी बार बार अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं उसे मिल रहे थे, तो उसे गुस्सा भी आ रहा था और वह झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी और उसने निश्चय पूर्वक एक बार वापस उसका विरोध किया और कड़े स्वर में कहा, आखिर ढीठता की भी हद होती है। मैं जब से तुमसे परिचय पूछे जा रही हूँ और तुम परिचय की जगह बस एक ही राग लाप रहे हो कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तुम गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम मालूम नहीं है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ जाती है, यानी कि वह आगे की ओर चली जाती है। लेकिन ततारा को तो तब होश आता है जबकि वह युवती वहां से जाने के लिए तैयार होती है, यानी कि युवती उससे बार बार प्रश्न पूछे जा रही थी, लेकिन प्रश्न का जो सही जवाब था ततारा नहीं दे रहा था और बदले में एक ही प्रश्न बार बार उससे करे जा रहा था कि आप गीत गाओ, गीत बहुत सुंदर गाती हो, क्यों नहीं गाती हो? इसलिए उस युवती को गुस्सा आ गया था और वह अपने लिए चलने के लिए मुड़ गई थी। उसे तब जाकर के ततारा को होश आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर और फिर गिड़गिड़ाने लगा। कौन? ततारा उस युवती के सामने उसे जाने से रोकता है और उसके सामने वापस गिड़गिड़ाने लगता है। अब वह क्या बोलता है कि उसे होश आ गया है, उस समय वह बोल रहा है कि तुम मुझे माफ कर दो, जीवन में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है जो मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ या इस तरह से मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे गीत, तुम्हारे स्वर को सुनकर, तुम्हें देखकर जो मेरी चेतना थी, मेरी सुध-बुध थी, वह सब खो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता जरूर छोड़ दूंगा, बस मुझे अपना नाम बताती जाओ, मुझे अपना नाम बता दो। ततारा ने बहुत ही विवश होकर, बहुत ही परेशान होकर उस युवती से ऐसा आग्रह किया। उसकी आंखें उस युवती के चेहरे पर बिल्कुल केंद्रित हो चुकी थी और उसके जो चेहरे पर थी वह सच्ची विनय थी, यानी कि ततारा सच्ची भावना के साथ उस युवती का नाम जानना चाहता था। अब वह युवती किस तरह से अपना नाम देती है, उसे सामने देख करके वह युवती धीरे से अपना नाम बोलती है, वाह मीरो, इस तरह की आवाज से वह नाम बोलती हुई आगे बढ़ती
जाती है और उसके नाम को सुनकर ततारा उसकी प्रतिध्वनि में वापस बोलता है, वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है। तो कल भी आओगी ना यहाँ पर? ततारा ऐसे स्वर में तेजी से उस युवती से बोलता है कि क्या तुम कल भी यहाँ आओगी ना? तो वह युवती बोलती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो इस तरह का जवाब उसे देते हुए वह झटके से लबादी गांव की तरफ बेसुध होकर दौड़ी चली जाती है। पीछे से ततारा का वाक्य गूंजता रहता है, यानी कि पीछे से जो ततारा था वह भी आवाज लगाता रहता है कि वामिरो, मेरा नाम ततारा है, यानी कि वह अपने नाम का परिचय देता है और फिर तेजी से आवाज लगाकर युवती को बोलता है कि मैं कल इसी समय पर इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी राह देखूंगा, तुम्हारी बारी झूमूंगा, तुम जरूर आना, यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वामिरो रुकती नहीं है, वह भागती ही चली जाती है, लेकिन ततारा उसे जब तक निहारता रहता है जब तक कि वह उसे जाती हुई दिखाई देती है। तो वह उसे बार बार निहारता रहता है, जहां तक वामिरो भागती गई वहां तक वह उसे जब तक नजर आती रही तब तक ततारा खड़ा हुआ उसे देखता ही रहा। तो हमने ये कहानी यहाँ तक अब पढ़ी है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक कथा का अध्ययन करेंगे। अब क्या वामिरो ततारा से मिलने आती है या नहीं, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप